नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने सेकंड चैनल बीएसए गवर्नमेंट जॉब न्यूज़ पर। और आज आप लोग के करंट अफेयर्स की सीरीज का पार्ट नंबर 36 है, जिसमें आज हम लोग बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग की आगामी परीक्षाओं के लिए डिस्कस करने वाले हैं। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही अच्छी है, तो भाई इस क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा, आप लोग क्लास को शेयर कीजिएगा, मिलकर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। इस क्लास में हम लोग यहाँ पर एसएससी, एमटीएस, जीडी, एनटीपीसी, ग्रुप डी और पीटी मतलब हर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसलिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इंस्टा पर आप लोग फॉलो जरूर कीजिएगा। लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा। हर रोज सुबह आपकी 8 बजे क्लास होती है करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर की क्लास को आप जरूर देखा कीजिए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। तो पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कितने रक्षा उपकरणों के विदेशों से आयात पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है? 56, 87, 101 या फिर 201? तो दोस्तों, केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कितने रक्षा उपकरणों को विदेशों से आयात पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 56, 87, 101 या फिर 201? तो आपका सही जवाब हो जाएगा, अगर आपने चूज किया है 101 तो बिल्कुल राइट होगा। देखिए, रक्षा मंत्री कौन है? हमारे राजनाथ सिंह जी हैं। इन्होंने 9 अगस्त 2020 को जानकारी दी थी। ओके, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 101 होगा, बिल्कुल आपका परफेक्ट आंसर। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। रक्षा मंत्रालय ने अगले 6 से 7 वर्षों में घरेलू इंडस्ट्री को कितनी रकम के ठेके देने की योजना बनाई है? दोस्तों, रक्षा मंत्रालय ने अगले 6 से 7 वर्षों में घरेलू इंडस्ट्री को कितनी रकम के ठेके देने की योजना बनाई है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां से लगभग लगभग 4 लाख करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, लगभग 4 लाख करोड़ रुपए होगा। तो रक्षा मंत्री ने ट्वीट करके कहा है कि रक्षा मंत्रालय ने अगले 6 से 7 साल में घरेलू इंडस्ट्री को करीब 4 लाख रुपए के ठेके देने की योजना बनाई है। और इससे पहले अप्रैल 2015 से अप्रैल 2020 के बीच में करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए की लागत वाली सर्विसेज के लिए 3 सेनाओं ने घरेलू डिफेंस इंडस्ट्री से कॉन्टैक्ट किए हैं। और इसी साल फरवरी में केंद्र सरकार ने राज्यसभा में बताया था कि पिछले 2 साल में हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट 700% बढ़ा है। और देश में सरकारी डिफेंस कंपनी और स्पेशलाइजेशन के बारे में आपको बताऊंगा। हमारे देश में सरकारी डिफेंस कंपनी और स्पेशलाइजेशन जैसे कि भारत डायनेमिक्स, तो इसके लिए क्या है आपका एम्यूनिशंस और मिसाइल सिस्टम। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इसके लिए आपका है, ठीक ना, एवियोनिक्स है, एयरक्राफ्ट के लिए जरूरी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनाती है। बाकी भारत अर्थ मूवर्स, डीआरडीओ, गोवा शिपयार्ड, एचएएल, मझगांव डाक लिमिटेड, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए। खैर, इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे। आज का अगला सवाल आपके सामने है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी ने कितनी रकम के एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 9 अगस्त 2020 को लॉन्च किया? 50,000 करोड़ रुपए, 1 लाख करोड़ रुपए, 1.5 लाख करोड़ रुपए या फिर आपका हो जाएगा, हाँ, 2 लाख करोड़ रुपए? तो दोस्तों, क्या लगता है आपको सही जवाब क्या हो जाएगा? एक बड़ा ही शानदार क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है। तो पीएम नरेंद्र मोदी जी ने कितनी रकम के एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को लॉन्च किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 1 लाख करोड़ रुपए। भाई बाकी लोग कितने रह गए? भाई क्लास आज की बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहां पर बात कर रहा हूं मैं, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने कितने रकम के एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को लॉन्च किया है? तो जिन दोस्तों का आंसर आया है 1 लाख करोड़ रुपए, बिल्कुल राइट है। और एग्री इंफ्रा फंड की जो अवधि है साल 2029 तक, यानी कि 10 साल के लिए, 1 लाख करोड़ रुपए। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत करीब 8.5 करोड़ किसानों के खातों में 2,000 रुपए की छठी किस्त के लिए कुल कितनी रकम जारी की गई है? 10,000 करोड़ रुपए, 17,000, 19,000 या फिर 20,000 करोड़ रुपए? इतना सारा रुपया आप लोग देख पा रहे होंगे आप लोग। ओके,
तो पीएम किसान सम्मान निधि के तहत, पीएम किसान सम्मान निधि के तहत करीब करीब 8.5 करोड़ किसानों के खातों को 2,000 रुपए की छठी किस्त के लिए कुल कितनी रकम जारी की गई है? 17,000 करोड़ रुपए। तो अगर आपका आंसर आ रहा है 17,000 करोड़ रुपए, बिल्कुल राइट होगा। यह किस्त किसानों के खातों में तुरंत प्रभाव से ट्रांसफर की गई है और बीते 1.5 सालों में योजना के माध्यम से 75,000 करोड़ रुपए सीधे किसानों के बैंक खाते में जमा हो चुके हैं। तो जिनका भी आंसर आ रहा है 17,000 करोड़ रुपए, बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दुनिया के सबसे शक्तिशाली रॉकेट SN5 स्टारशिप के प्रोटोटाइप को किस अंतरिक्ष कंपनी ने टेस्ट किया है? तो आप लोग बताइए कि आपका सही जवाब क्या होगा। इसरो हो जाएगा, स्वार्म टेक्नोलॉजी हो जाएगा, स्पेस एक्स हो जाएगा, या फिर आपका हो जाएगा बोइंग हो जाएगा। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग बताइए कि आपका इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। देखिए, तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली रॉकेट SN5 स्टारशिप के प्रोटोटाइप को किस अंतरिक्ष कंपनी ने टेस्ट किया है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्पेस एक्स। क्या होगा आपका? स्पेस एक्स हो जाएगा। तो नोट कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, अगर आपका आंसर स्पेस एक्स आ रहा है, बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। भाई बाकी लोग जहां भी है क्लास को लाइक करते रहिए, क्लास को शेयर कीजिएगा। आज का जो सेशन है बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और यकीन मानिएगा दोस्तों, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, पूरी शिद्दत से लगे रहेंगे, डटे रहेंगे, ओके, तो वो मंजर भी आएगा जब प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। तो थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो हार नहीं माननी है, क्योंकि हारा वही जो लड़ा नहीं। तो पढ़ते रहिए, बीएसए ट्रिकी क्लासेस पर ही। अगर आप इतना ही पढ़ लेंगे, रोज थोड़ा थोड़ा सा ही पढ़ेंगे, तो सिलेक्शन आपका कंफर्म होगा, बिल्कुल सुनिश्चित हो जाएगा। बस मैं जितना जितना आपको पढ़ाता जा रहा हूं, आप इतना तैयार कर लीजिए। कसम से मैं बोल रहा हूं, अगर आप इतना मेहनत कर लोगे ना, सिलेक्शन आपका हो जाएगा, जॉब लग जाएगी आपकी। अब बढ़ेंगे आगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विश्व आदिवासी दिवस आपका कब मनाया जाता है? विश्व आदिवासी दिवस आपका कब मनाया जाता है, बताइए आप लोग। और अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, तो विश्व आदि दिवस मनाया जाता है 9 अगस्त को। एंड मैं अगर आपको बताऊं कि इस साल की थीम क्या है, तो दोस्तों आप लोग नोट कर लीजिए यहाँ पर। अगर मैं बात करूं यहाँ पर इस साल की थीम क्या है, सभी लोग को मालूम है इस साल की जो थीम है आपकी, कोविड-19 एंड इंडिजिनियस पीपल्स रेजिलेंस है, ठीक है ना। आपका इसकी तो थीम है, वो क्या है आपकी, नोट कर लीजिए आप लोग, कोविड-19, सभी लोग यहां पर नोट कर लेंगे, कोविड-19 एंड इंडिजिनस 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 पीपल्स रिलीजियंस, ठीक है ना, सॉरी, रिजाइलेंस पीपल्स, नोट कर लीजिए, पीपल्स रेजिलेंस, रेजिलियंस, RESILIENC। तो नोट कर लीजिए दोस्तों, विश्व आदि दिवस की जो थीम है, ये है आपकी कोविड-19 एंड इंडिजीनियस पीपल्स रेजिलियंस। तो सेशंस 2011 के मुताबिक भारत में करीब 12 करोड़ आदिवासी रहते हैं, जिनकी कुल जनसंख्या जो है आपकी 8.6% है, और पूरे विश्व में 746 मिलियन आदिवासी समुदाय के लोग हैं, जो पूरे विश्व की जनसंख्या का 6% है। तो अगर आपका आंसर बी आ रहा है 9 अगस्त, बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों क्या आप जानते हैं बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। एक बेहद ही शानदार सवाल आपके सामने है, तो बताइए भाई, बाकी लोग जितने भी हों चले आइए भाई, राम श्याम जितने भी लोग क्लास में ध्यान से पढ़िए। तो बिहार पृथ्वी दिवस आपका मनाया जाता है 9 अगस्त को मनाया जाता है। बिहार पृथ्वी दिवस आपका 9 अगस्त को मनाया जाता है, और इस दिवस पर आपका जल जीवन हरियाली अभियान के तहत धरती को बचाने के संकल्प के तहत पौधारोपण का अभियान चलाया जा रहा है। और राज्य भर में करीब करीब 2.51 करोड़ रुपए, ठीक ना, इतने करोड़ 2.51, इस राज्य में करीब करीब 2.51 करोड़ जो है पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया, पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया। और इस साल पृथ्वी दिवस की जो थीम रखी गई है, क्लाइमेट एक्शन है। इस साल जो इसकी थीम दोस्तों क्या है, इस साल जो है पृथ्वी दिवस को मनाने की जो थीम रखी गई है, इसकी थीम है पृथ्वी दिवस की क्लाइमेट एक्शन। पहली बार आपका 1917 में मनाया गया था, पहली बार मनाया गया था 1917 मनाया गया था, अब इसको नोट कर लीजिएगा।
पहली बार आपको मनाया गया था 1970 में मनाया गया था। आवाज आ रही है आप लोग को? और इसका मुख्य उद्देश्य जो है आप लोग का पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोग के पेपर में आएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही होगी। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब आयोजित किया जाता है? बताइए। चिंटू मिंटू सभी लोग यहां पर ध्यान देंगे। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपको बताना है कि आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। साथियों, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस आपका कब आयोजित किया जाता है? हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ध्यान से पढ़ते रहिए। 7 अगस्त, 8 अगस्त, 9 अगस्त या फिर आपका हो जाएगा 10 अगस्त। तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस आपका मनाया जाता है 7 अगस्त को। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस आपका मनाया जाता है 7 अगस्त को। ये जो है आपका कब शुरू हुआ था? 1905 में। ठीक है ना? तो वर्ष 1905 में 7 अगस्त को ही देश में स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था और इसी दिन को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में चुना गया है। इसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर लोगों के बीच हथकरघा उद्योग तथा सामाजिक आर्थिक विकास में इसके योगदान के बारे में जागरूकता पैदा करना है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 7 अगस्त। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ कब मनाई जाती है? भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ कब मनाई जाती है? 7 अगस्त 2020, 8 अगस्त 2020, 9 अगस्त या फिर 10 अगस्त? तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ मनाई गई आपकी 8 अगस्त 2020 को। क्योंकि आपको पता होगा कि महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को, आप नोट कर लीजिएगा यहां पर, महात्मा गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 में 42 को मुंबई में, कहां पर दोस्तों? मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सत्र के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। और भारत छोड़ो आंदोलन में भाषण में ही इन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। करो या मरो का नारा दिया था। ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 8 अगस्त 2020। अब देखिए दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने 8 अगस्त 2020 को राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र आरएसके का उद्घाटन किया। यह केंद्र आपका कहां पर स्थित है? बताइए। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर आपका डी हो जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने 8 अगस्त 2020 को राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया। यह आपका केंद्र कहां पर स्थित है? दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़ या फिर आपका हो जाएगा लखनऊ हो जाएगा। तो आइए दोस्तों बताइए कि आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दिल्ली हो जाएगा। तो मेरे परम प्यारे दोस्तों, अगर आपका आंसर दिल्ली आ रहा है तो ध्यान दीजिएगा दिल्ली वालों, इसकी स्थापना की जो घोषणा है ये पीएम मोदी जी ने 10 अप्रैल 2017 को महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे होने के मौके पर की थी। और अब भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ पर 8 अगस्त 2020 को इसका उद्घाटन इन्होंने किया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। आइए अब बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के नए एमडी और सीईओ कौन है? तो बात कर रहे हैं हम लोग यहां पर पीएनबी की। ओके ना, ध्यान दीजिएगा आप लोग, बात हो रही है पंजाब नेशनल बैंक की। तो इसके जो हाउसिंग फाइनेंस की बात करेंगे, हाउसिंग फाइनेंस, तो इसके नए सीएमडी और सीएमडी करें एमडी और सीईओ कौन है? तो ये हैं आपके हरदयाल प्रसाद जी। तो ध्यान दीजिएगा, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के नए एमडी कौन है? हरदयाल प्रसाद जी हैं। कौन है आपके? हरदयाल प्रसाद जी हैं। यह कंपनी के मौजूदा अंतरिम प्रबंध निदेशक और आपके मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीरज व्यास को 10 अगस्त को पद से हटने के बाद पदभार ग्रहण कराया इन्होंने। तो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के नए एमडी कौन है? हरदयाल प्रसाद जी हैं। हरदयाल प्रसाद जी हैं। अगला क्वेश्चन बताएंगे आप लोग, किस सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लॉन्च की है? बताइए। तो दोस्तों इसका भी सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? दिल्ली सरकार। अगर आपका आंसर दिल्ली सरकार आ रहा है तो बिल्कुल राइट है। चलो दिल्ली। तो इसके तहत नई इलेक्ट्रिक कारों के लिए लगने वाले पंजीकरण शुल्क, रोड टैक्स को माफ किया जाएगा। 1.5 लाख तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी और जो भी इलेक्ट्रॉनिक वाहन लेंगे उन पर 1.5 लाख की उनको जो है प्रोत्साहन राशि मिलेगी।
इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर फेम इंडिया फेज 2 नामक केंद्र की योजना पहल से चल रही होगी। तो इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर फेम इंडिया फेज 2 नामक केंद्र की योजना पहले से ही चल रही है, जिसके तहत केंद्र सरकार कुछ प्रोत्साहन राशि प्रदान करती है। तो दिल्ली सरकार की योजना केंद्र की योजना के अतिरिक्त होगी और लोग दोनों योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों कर रही है दिल्ली सरकार? आपको पता है, क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण ज़्यादा है। तो दिल्ली सरकार चाहती है कि लोग जो है धुआं वाली गाड़ी का प्रयोग बंद करें और इलेक्ट्रॉनिक वाहन का प्रयोग करें। तो इससे दोस्तों होगा क्या, जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल होंगे उसमें धुआं वगैरह तो होता नहीं है, बैटरी से चलेंगे, लाइट से चलेंगे, तो इससे प्रदूषण को रोका जा सकता है। रोक तो नहीं सकते, लेकिन हाँ प्रदूषण को कुछ स्तर तक कम कर सकते हैं। तो ऐसा किया है दिल्ली सरकार ने। ओके, आइए दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे। अब कुछ और भी स्पेशल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के साथ में डिस्कस करेंगे। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, समुद्र में कितने किलोमीटर लंबी सबमरीन केबल बिछाई जा सके ताकि अंडमान निकोबार को 400 जीबीपीएस इंटरनेट मिल सके? या फिर क्वेश्चन आपका ये एग्जाम में बन सकता है कि अंडमान में 400 जीबीपीएस इंटरनेट के लिए समुद्र में कितने किलोमीटर लंबी सबमरीन केबल बिछाई गई है, जिसका उद्घाटन जो है पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो इस केबल की जो लंबाई बताई जा रही है 2312 किलोमीटर है। कितनी है दोस्तों? 400 जीबीपीएस इंटरनेट के लिए जो समुद्र में केबल बिछाई गई है, सबमरीन केबल बिछाई गई है अंडमान में, तो इसकी जो लंबाई बताई जा रही है, कितनी बताई जा रही है? 2312 किलोमीटर बताई जा रही है। 2312 किलोमीटर। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? बिल्कुल हर एक पॉइंट पर फोकस करना है। और जितने भी मैं क्वेश्चन आपके लिए डिस्कस कर रहा हूं, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो वीडियो को लाइक कर दे रही है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 2312 किलोमीटर होगा इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं आगे। आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है। दोस्तों, किस पड़ोसी देश ने भारतीय सैनिकों के लिए युद्ध स्मारक बनाने का ऐलान किया है? किस पड़ोसी देश ने भारतीय सैनिकों के लिए युद्ध स्मारक बनाने का ऐलान किया है? पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, या फिर आपका हो जाएगा श्रीलंका होगा इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर। तो देखते हैं दोस्तों आप लोगों में से कौन बताएगा। तो यह घोषणा बांग्लादेश के युद्ध मुक्ति मंत्री मोजम्मल हक ने 8 अगस्त को की थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। तो जिनका भी आंसर बांग्लादेश आ रहा है बिल्कुल राइट है। लगता है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है सिस्टम में। ओके, तभी बार बार सिस्टम हैंग कर रहा है, लेकिन आप परेशान मत होइए, आप वीडियो को लाइक करते जाइए, क्लास को सभी लोग शेयर करते जाइए। तो जिनका भी आंसर बांग्लादेश आ रहा है बिल्कुल राइट है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? बांग्लादेश के दोस्तों प्रधानमंत्री हैं दोस्तों आपकी कौन है? शेख हसीना है। ढाका इसकी जो है यहाँ की जो है राजधानी है, और टका यहाँ की मुद्रा है। अगला क्वेश्चन देखिए और बताइए। ये क्वेश्चन अभी आपका एनटीपीसी के पेपर में पूछा गया था कि भारत की पहली किसान रेल का 7 अगस्त को शुभारंभ हुआ, ये किन 2 राज्यों के लिए चलाई गई है? तो दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि रेलवे मंत्री कौन थे? अभी पीयूष गोयल थे, अभी तो चेंज हो गए, लेकिन पहले की मैं बता रहा हूं। तो रेल मंत्री थे पीयूष गोयल जी। इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसको हरी झंडी दिखाई थी, और भारतीय रेलवे यह पहली बार किसान ट्रेन महाराष्ट्र के देवलाली, पहली बार दोस्तों ये जो है आपका महाराष्ट्र के देवलाली, महाराष्ट्र के देवलाली जो जगह का नासिक में है, तो महाराष्ट्र के देवलाली नासिक से बिहार के दानापुर तक जाती है। देवलाली से बिहार के चली है दानापुर तक, दानापुर तक जाती है। किसान रेल से किसानों के जल्द खराब होने वाले सामान को समय पर पहुंचाया जाएगा। यह ट्रेन फिलहाल साप्ताहिक होगी, जिसमें 11 पार्सल डब्बे लगाए गए हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, महाराष्ट्र से बिहार हो जाएगा। तो महाराष्ट्र की जगह कौन सी है? देवलाली नासिक, और ये बिहार के जाएगी दानापुर तक जाएगी, जिसमें 11 पार्सल डिब्बे लगाए गए हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। हिंद महासागर में एक जहाज से तेल का रिसाव शुरू होने के बाद किस देश ने पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा कर दी है? जापान, मॉरिशस, मालदीव, या फिर इंडोनेशिया?
हिंद महासागर में एक जहाज से तेल का रिसाव शुरू होने के बाद किस देश ने पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा कर दी है? तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? मॉरिशस होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। तो जिनका भी आंसर मॉरिशस आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है, आपका सही जवाब हो जाएगा मॉरिशस। तो जिनका भी आंसर मॉरिशस आ रहा है बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन। WWE वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट के दिग्गज रेसलर जेम्स कमला हैरिस का 10 अगस्त को निधन हो गया। वो आपके किस बीमारी से आपके जूझ रहे थे? देखिए WWE यानी कि वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट के दिग्गज रेसलर जेम्स कमाला हैरिस का 10 अगस्त को निधन, और ये आपके कोरोना से पीड़ित थे। कमाला की ऑटोबायोग्राफी में वह आपके सह लेखक कैनी कैसनोवा की अपनी फेसबुक पोस्ट में कोरोना वायरस के पूर्व रेसलर की मौत का कारण बताया है। तो जिनका भी आंसर आ रहा है कोरोना, बिल्कुल राइट है। देख सकते हैं आप लोग, घर में रहें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें, और हाँ पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। विश्व नागासाकी दिवस कब मनाया जाता है? नागासाकी दिवस सभी लोग बताएंगे 9 अगस्त को। आपको पता होगा दोस्तों, यहाँ से विश्व नागासाकी दिवस आपका मनाया जाता है 9 अगस्त को, क्योंकि अमेरिका ने 9 अगस्त को दक्षिणी जापान के बंदरगाह नगर नागासाकी पर 11:01 पर 6.4 किलो का प्लूटोनियम 239 वाला फैटमैन नामक बम गिराया था। और इससे पहले 6 अगस्त को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर लिटिल बॉय नामक यूरेनियम बम गिराया जा चुका था। धमाका इतना तेज था कि 8 किलोमीटर दूर बने घरों के शीशों के परखच्चे उड़ गए, और इसमें लगभग 1,40,000 लोग मारे गए। जब नागासाकी पर प्लूटोनियम परमाणु बम गिराया गया तब 43 सेकंड के बाद जमीन से करीब करीब 1540 फीट की ऊंचाई पर यह बम फटा, और इसमें 21 किलो टीएनटी के बराबर धमाका हुआ। ठीक है ना? 3900 डिग्री सेल्सियस की ऊष्मा उत्पन्न हुई। हवा की गति जो 1005 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई थी, और इससे तत्काल हुई मौतों का अनुमान करीब बताया जा रहा था कि तुरंत के तुरंत 40,000 से 75,000 लोगों की मौत तुरंत हो गई थी। और 1945 के अंत तक यह आंकड़ा जो है करीब करीब 80,000 तक जा पहुंचा। तो काफी खतरनाक जो है, काफी क्रिटिकल सिचुएशन रही होगी। 9 अगस्त को छोड़ा गया था आपका नागासाकी पर 11:01 पर छोड़ा गया था, और इसमें करीब 6.4 केजी जो है आपका क्या था, आपका प्लूटोनियम था। इसमें प्लूटोनियम 239 था। इसका नाम था फैटमैन। ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है। विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? देखिए दोस्तों, विश्व जैव ईंधन दिवस आपका मनाया जाता है 10 अगस्त को। विश्व जैव ईंधन दिवस आपका मनाया जाता है 10 अगस्त को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य पारंपरिक जीवाश्म ईंधनों के विकल्प के रूप में गैर जीवाश्म ईंधनों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। तो जिनका भी आंसर 10 अगस्त आ रहा है बिल्कुल राइट होगा। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक आपका वेबिनार आयोजित किया था जिसका विषय था जैव ईंधन की ओर आत्मनिर्भर भारत। इसका विषय दोस्तों क्या था? जैव ईंधन की ओर आत्मनिर्भर भारत। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया, इसको बताइए। पूर्व कांग्रेस नेता और 8 बार सांसद रहे नंदी येलैया का 8 अगस्त को कोरोना से निधन हो गया। वो आपके किस राज्य से थे? तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर केरल? सभी लोग बताएंगे कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पूर्व कांग्रेस नेता और 8 बार सांसद रहे नंदी येलैया का 8 अगस्त को कोरोना से निधन हो गया। वो आपके किस राज्य से थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा तेलंगाना। तो जिनका भी आंसर आ रहा है तेलंगाना आ रहा है बिल्कुल राइट होगा। तेलंगाना से 8 बार के सांसद रहे हैं, और वह पहली बार 1939 में आपके सिद्दीपेट से लोकसभा के लिए चुने गए थे। तो जिनका भी आंसर आ रहा है तेलंगाना बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। तो अगर आपका आंसर तेलंगाना आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्पोर्ट प्लेटफॉर्म WTF स्पोर्ट ने किन खिलाड़ियों को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? हरमनप्रीत कौर, सुरेश रैना, विराट कोहली, ए और बी दोनों? बताइए।
तो स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म WTF स्पोर्ट्स ने किन खिलाड़ियों को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा यहाँ से ए और बी दोनों, जिसमें आपका हरमनप्रीत कौर और आपका सुरेश रैना आता है। तो जिनका भी आंसर आ रहा है दोनों आ रहा है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो दोस्तों ये आप लोग का आज का जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन भी है। इसके बाद करंट अफेयर की क्लास में हम लोग मिलेंगे अगली बार। लेकिन हाँ, जितनी भी हमने आपको क्लास करवाई, अगर आप रेगुलर हैं, ईमानदारी से, अगर आप सारी क्लास देख रहे हैं ईमानदारी से, सच बोलना बिल्कुल, अगर आप ईमानदारी से अगर सारी क्लास देख रहे हैं ना, तो यकीन मानिएगा हमें नहीं लगता कि करंट अफेयर का कोई क्वेश्चन आपको मिस हो जाए। बस जितने भी प्रश्न आपको पढ़ाए जा रहे हैं आप ध्यान से पढ़ते जाइए, मेहनत करते जाइए। तो पुलित्जर पुरस्कार विजेता शर्ली एन ग्रो का निधन 3 अगस्त को हो गया, वह क्या थी? तो ये एक लेखक थी, यहाँ पर आपका लेखक हो जाएगा। शर्ली एन ग्रो कौन थे? तो ये आपके जो है लेखक हो जाएंगे। शर्ली ने 1965 में अपनी चौथी किताब द कीपर्स ऑफ द हाउस के लिए पुलित्जर पुरस्कार जीता था और वह अमेरिका की रहने वाली थी शर्ली। तो इन्होंने कौन सा पुरस्कार जीता था अपनी चौथी किताब? इनकी किताब का नाम था, ये आप नोट कर लीजिएगा, द कीपर्स ऑफ द हाउस। द कीपर ऑफ द हाउस, इसके लिए इन्होंने जो है पुलित्जर पुरस्कार जीता था। इस किताब के लिए, ये इनकी चौथी किताब थी 1965 में, और इसके लिए इन्होंने जो है यहाँ पर पुलित्जर पुरस्कार जीता था, पुलित्जर पुरस्कार। ठीक है, तो जिनका भी आंसर ए लेखक आ रहा है बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। तो कैसे लगी आज की क्लास? उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। तो अगर ये क्लास आपको इंपॉर्टेंट लगी है, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, क्लास को शेयर कीजिएगा, मिलकर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए आप लोग BSA गवर्नमेंट जॉब न्यूज को, हर रोज सुबह 8 बजे देखना ना भूलेगा BSA गवर्नमेंट जॉब न्यूज को। और हाँ, इंस्टाग्राम पर आप लोग फॉलो कर लीजिएगा, BSA ट्रिकी क्लासेस नाम से आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर लीजिएगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आपका दिन शुभ हो।